कई बार सुनेंगे कि फलाने के पास बच्चा नहीं था और उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। हम लोग अक्सर देखते हैं गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उनके खुद की प्रेगनेंसी हो गई। और हनीमून एक बार नहीं मनाना यार, साल में 4 बार मनाना, जिंदगी भर मनाना। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की आज की इस खास श्रृंखला में मैं जिस शख्स को आपसे मिलवाने जा रहा हूं वो रिश्ते में मेरी छोटी बहन है, लेकिन है बहुत मंझी हुई डॉक्टर। पूरे देश में लोग इनको पहचानते हैं। नाम है डॉक्टर गीता गोयल। और आप बिल्कुल कैमरे पर लाइव, मतलब कैमरे पर सामने हैं, रिकॉर्डिंग पूरी शुरू हो चुकी है। सभी को नमस्कार। तो ये आज जो इंटरव्यू है बहुत ख़ास है और उसका एक बहुत विशेष उद्देश्य है, पर्पस है कि मैं डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है। असल में मुझे ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली हैं जो महिलाओं के हेल्थ को लेकर है, जो चिंताजनक है, तो उस पर बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर गीता, हाँ जी, शुरुआत कहाँ से करें? स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते हम लोग रोज, मैं मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष के तौर पे वर्तमान में काम कर रही हूँ। तो हमारी ओपीडी आप समझिए रहती है 200 से 250। हम इतने महिलाओं से रोज संपर्क करते हैं और हमें ये समझ में आता है कि हमारे समाज में और महिलाओं के बीच में मासिक धर्म या माहवारी को लेकर बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कुंठाएं हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये मासिक धर्म होता क्यों है। और उनके इस क्या कहूँ मैं, उनके इस अनजानेपन का फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं और हम देखते हैं कि उनको अनावश्यक ऑपरेशन या दवाई इस तरह की चीज़ें वो एडवाइस करते हैं और वो उसको बड़े उत्सुकता से अडॉप्ट भी करते हैं। यही है विषय आज का, मासिक धर्म जिसको इन्होंने कहा है। तो मैं डॉक्टर गीता गोयल से इस बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मैं आता हूं और ख़ासकर जबलपुर और आसपास के इलाकों के बारे में जो रिपोर्ट्स मिलती है तो बहुत चिंताजनक स्थिति होती है। तो डॉक्टर गीता गोयल के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि ये इन्होंने खुद बताया कि ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो खुद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। डॉक्टर पूरा उनका बताइए क्या क्या करते हैं वो? डॉक्टर असित गोयल, वो जबलपुर शहर में ही प्रैक्टिस करते हैं। और हम लोगों की पहचान ऐसी है कि हम हेल्थ और वेलनेस के प्रति एक बहुत अनोखा दृष्टिकोण रखते हैं। हमारा ये मानना होता है कि शरीर स्वयं को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है। एक डॉक्टर का काम मात्र उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को सपोर्ट करना होता है। ये बातें हैं इनकी जो खासियत है। तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बिल्कुल ही एकदम अनौपचारिक अंदाज में करेंगे। बिल्कुल। और जिसको भी जो परेशानी रहेगी वो आपसे हमसे पूछ लेंगे बाद में। तो और हम सब कुछ उसका गीता जवाब देंगे। कहती हैं कि मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मुझे लगता है कि छोटी हैं। और छोटी हैं उसकी वजह है क्योंकि खूब रोज़ सुबह 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ती हैं, खूब सारे योगा करती हैं, अपने आप को बहुत फिट रखती हैं, खान पान का बहुत ख्याल रखती हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। अभी बात जो हो रही है, बहुत चिंताजनक स्थिति है जिस पर हमारी चर्चा हो रही थी, और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग इसको एक श्रृंखला के रूप में लगातार इसको जारी रखें और इस चिंता पर समाज का जो दृष्टिकोण है उस पर खुलकर बातचीत करें। तो अभी बात हो रही थी मासिक धर्म की। अब पूरा कैमरा और माइक आपके हवाले है, आप मुझे विस्तार में बताएं। जहां मेरी दुविधा होगी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले इस पूरे श्रृंखला में हम बच्चेदानी को बच्चेदानी नहीं बोलेंगे। और यहाँ से अपन एक शुरुआत करते हैं कि एक बेहतर नाम से इतने एक जो कहते हैं ना, एक बहुत ही जिस अंग का इतना तवज्जो होना चाहिए एक शरीर में, उसको आप बच्चेदानी कह देना। मतलब मैं आपके इस खूबसूरत घर को देखूं और बोलूं कि ये आपके सोने की जगह है। आप समझ रहे हो? तो बच्चेदानी नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोलेंगे उसको? मैं जीवनदानी बोलूं? वाह, बिल्कुल नया शब्द है। तो आपको और भी बेहतर शब्द लगे या किसी को और भी इससे बेहतर शब्द सूझे
तो वो जरूर हमसे बोलेगा, पर हम इस पूरी श्रृंखला में बच्चेदानी को बच्चेदानी नहीं बोलेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर हम बच्चेदानी को बच्चेदानी बोलते हैं तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि इस जो ऑर्गन है, यह जो प्रक्रिया और यह जो सृष्टि का ये जो देन है, इसका मात्र एक ही काम है बच्चे देना। हम उसके जो एक वृहत जो एक महिमा है, वो जो इतना ज़रूरी काम करती है एक महिला के शरीर में, उसको बिल्कुल तुच्छ कर देते हैं ये सोच के कि ये बच्चादानी है और इसने बच्चे दे दिए हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। तो आज हम बच्चेदानी आखिरी बार बोल रहे हैं, इसके बाद जीवनदानी की बात करेंगे। डॉक्टर गीता, आप बताइए मुझे कि पहली बात कि आज इस सब्जेक्ट को आपने छेड़ा है, मासिक धर्म को और जीवनदानी को, तो इसके पीछे आपकी कौन सी चिंता है जिसने आपको प्रेरित किया है कि हम इंटरव्यू करें? सबसे पहले तो ना मासिक धर्म, भैया मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही कुंठित एक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि आप पूरे रचना को, सृष्टि के रचना को यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर की इतनी खूबसूरत रचना एक मानव शरीर, उसमें और खूबसूरत रचना एक महिला, और उस महिला की खूबसूरती को बनाने में यदि किसी भी अंग का या सिस्टम का, यूँ कहें कि पूरे सिस्टम का अगर बहुत अधिक योगदान है तो वो है ये जीवनदानी और उसके साथ जो भी अंग मिले हुए हैं उनका। क्योंकि आप देखो कि एक जैसे जैसे हम अपने इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो हम और भी डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आएगा कि इस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो जननांग है, जिसमें कि जीवनदानी एक हिस्सा है, फिर फैलोपियन ट्यूब्स जिसको कि हम नाल बोलते हैं, अंडकोश और वजाइना या बच्चेदानी का रास्ता जो होता है या जीवनदानी का जो रास्ता होता है, ये सब इतने महत्वपूर्ण हार्मोन्स या द्रव्य निकालते हैं जो एक पुरुष और महिला के बीच में जो एक, आप ये कह सकते हैं कि जो हम लोग इतने अच्छे दिखते हैं, हमारे इतने अच्छे बाल होते हैं, और हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जो महिला को महिला बनाती है, चाहे उसके स्तन हो, चाहे उसके जननांग हो, इन सबको सपोर्ट करता है। पर इन सबको सपोर्ट ही नहीं करता है हार्ट की हेल्थ, ये बिल्कुल इन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। बोन की हेल्थ इन हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा यूथ यानी कि यौवन इन हार्मोन्स की देन है, और ये हार्मोन्स जो हैं ये जीवनदानी जो ये सिस्टम है इससे आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं और मेरे जितने भी भाई हैं वो इस सिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और बहुत सारे जो गलत धारणाओं के वजह से गलत इलाजों के प्रति हम आकर्षित होते हैं या प्रेरित होते हैं, वो शायद कुछ हद तक मैं और आप मिलके कम कर पाएंगे। क्या है कि मैं एक पुरुष हूँ, आप स्त्री हो, तो हम मेरी बहनें घर में हम दोनों साथ में पले बढ़े हैं, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही पता रहा बचपन से कि वो लड़की है मैं लड़का हूँ, वो बहन है मैं भाई हूँ, फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरी पत्नी हो गई एक। मगर हमें ये नहीं पता था कि उसमें और हम में बेसिकली वो हार्मोनल फ़र्क क्या है, या हमारे शरीर में ऐसा क्या, हम तो बहुत सुपरफिशियल लैंग्वेज उनके नाम जानते हैं, आप मेडिकल टर्म में उनको यूज़ कर सकती हैं। तो माहवारी और जीवनदानी के बारे में हम बात करेंगे, उसकी महिमा बताइए, उसको लेकर लोगों के मन में दुविधा है वो बताइए। हाँ, तो अभी अपन माहवारी पे बात करते हैं। देखिए माहवारी जो है वो ये हम कह सकते हैं कि ये जो जीवनदानी है, ये जीवनदानी का शेप कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, एक झोले के जैसे, और इस जीवनदानी के ऊपर एक सिस्टम होता है
और जीवनदानी के आजू बाजू एक सिस्टम होता है। तो आजू बाजू जो सिस्टम होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं अंडकोश या ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज में से, ये दो तरफ दो ओवरीज होते हैं, इन ओवरीज में से जो हार्मोन निकलता है वो बेसिकली जो ये जीवनदानी है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे आपका ये घर है, इस घर के अंदर ये एक लाइनिंग है जो कि टाइल्स है या फ्लोरिंग है, रूफिंग है, जो भी है, उसी तरह से ये जीवनदानी के अंदर एक लाइनिंग होती है। और ये जो लाइनिंग है ये एक डायनामिक यानी कि गतिशील लाइनिंग है। और ये लाइनिंग, ये अंडकोश से जो हार्मोन्स रहते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये अपने आप को बदलते हैं। तो दो भाग में मैंने क्यों बांटा है, पहले हम पहली भाग की डिस्कशन कर लेते हैं। अंडकोश जो है ये स्वयं से नहीं काम करता है, इसके पास कुछ सिग्नल्स आते होंगे। ये सिग्नल्स क्या हैं? तो ये जो सिग्नल्स हैं ये बेसिकली हमारे ब्रेन से आते हैं। ब्रेन में दो सेंटर्स बहुत अधिक मायने रखते हैं, जिसको हम कहते हैं एक हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे इमोशंस और जो नीचे से हार्मोन्स का ट्रिगर आ रहा है, नीचे से कहने का मतलब ये अंडकोश या ओवरी से, उसको रिस्पॉन्ड करता है और वो पिट्यूटरी को सिग्नल्स भेजता है। पिट्यूटरी उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ और हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स आके सीधे सीधे ओवरीज पे काम करते हैं। अब ये, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवरी के बीच में बना एक एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है ये एक डायनेमिक एक्सिस है, और डायनेमिक एक्सिस से मतलब ये है कि ये आपके हर इमोशन को, हर सेंटिमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। यानी आप दुखी हो गए तो इसका एक अलग रिस्पॉन्स होता है, आप खुश हुए तो इसका अलग रिस्पॉन्स होता है, आपको स्ट्रेस हुआ तो अलग रिस्पॉन्स होता है। और अलग अलग इंसानों में स्ट्रेस, खुशी, दुखी, ये सब जो स्टिमुलस है या ये सब जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग अलग रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि अरे यार, जब हमारे घर में पूजा होती हमको महीना आ जाता है। वो उस एंजाइटी को वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम के टाइम में वो 2-3 महीने जब वो प्रिपेयर करते हैं ना, उनको पीरियड्स ही नहीं आते। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्ट्रेस हो गया, जैसे मानिए उनकी परीक्षा आई, तो उनको 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे। ये नॉर्मल है, वैसे ऐसा हो जाता है। ये नॉर्मल है बिकॉज दिस इज एक रिस्पॉन्सिव एक्सिस है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्ट्रेस होगा तो पीरियड आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको ट्रैवल करना होगा, मानिए कलकत्ता जाना है तो उनको पीरियड आ जाएगा स्ट्रेस में, क्या पैक करना क्या नहीं पैक करना। लेकिन वो महीने का जो साइकिल वो पूरा होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। वही मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि ये एक इतना सेंसिटिव साइकिल है कि ये आपके बॉडी के रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है और अलग अलग तरीके से। एक बच्चे को परीक्षा में पीरियड्स नहीं आते हैं और दूसरे बच्चे को परीक्षा में पीरियड्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं। तो भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो। हाँ, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बहुत सारी अननेसेसरीली दवाई खाते हैं। डॉक्टर्स के पास भी टाइम नहीं होता, ये सब हिस्ट्री इमोशन से जुड़ा हुआ है पूरा। यस। एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो हमारे शरीर में पीरियड्स के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। और जो हमारे फर्टिलिटी यानी कि हमको बच्चे पैदा करने की क्षमता है, उस पर भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और दूध, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हार्मोन इतना ब्रिटल होता है, यानी ब्रिटल मतलब ठुनका ऐसे कहना चाहिए, कि हर 2-2, 4-4 मिनट में इसका लेवल
चेंज होता है। अच्छा। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके शरीर में भी यही हार्मोन्स निकलते हैं। ये गलती आप मत पालिएगा कि जो मेरे शरीर में हार्मोन्स निकलते वो आपके में नहीं निकलते। मैं तो यही सोचता हूँ कि लड़कियों के लिए अलग होता है। नहीं, लड़कियों के हार्मोन्स लड़कों में भी निकलते हैं और लड़कों के हार्मोन्स लड़कियों में भी निकलते हैं, सिर्फ मात्रा अलग अलग होती है। और जो एंड ऑर्गन मीन्स जहाँ पे ये हार्मोन्स काम करेंगे वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जीवन दानी जो है ओवरी नहीं है ना। देखिए, यही बात आपको भैया मैं बता दूं कि आप लोग चाहे अपने आप को कितने श्रेष्ठ समझें, श्रेष्ठ नहीं, आप लोग समझते हो अपना काम। आप बहन हो, मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं कभी सोचता भी नहीं। मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि महिलाएं श्रेष्ठ हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ, मैं मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली बहुत उसे देखता हूँ महिलाओं को, और मैं तो माँ का बेटा मानता हूँ अपने को। मैं ये बात नहीं है। मेरा कहना है कि जो आपने कहा कि दोनों में वो हार्मोन सेम होते हैं, ये असल में इसलिए क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूरा जवाब दें हमारे अपने दर्शकों के लिए। देखिए, क्या है कि ये शायद बहुत अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि जब अंडा और स्पर्म या जीवाणु, पुरुष के जो जीवाणु वो मिलते हैं और जो जाइगोट या एम्ब्रियो जब बनता है, तो हर एम्ब्रियो जब ये बनता है ये एक पोटेंशियल फीमेल यानी ये एक पोटेंशियल लड़की होती है। तो ये भी जब कंसीव हुए, आप भी एक पोटेंशियल फीमेल थे और मैं भी एक पोटेंशियल फीमेल थी। तो बेसिकली आपके वाई हार्मोन ने जो हार्मोन सिक्रीट किया उसने आपके महिलाओं के ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होने से रोका। कई पुरुषों में या कई लोगों में ये एक्स और वाई रहती है, पर ये जो वाई हार्मोन है, वाई हार्मोन जीन है, सॉरी, ये जो वाई जीन है, ये वाई जीन होने के बावजूद ये वो द्रव्य को नहीं सिक्रीट कर पाती है। तो वो वाई जीन होने के बावजूद वो महिलाएं होती हैं। मतलब वो दिखेंगी आपको महिलाओं के जैसे, उनके बाल होंगे, उनके ब्रेस्ट होंगे, उनको शेप जिसको हम बोलते हैं फेमिनिन होंगे, पर उनको कुछ दूसरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती, आप समझ रहे हो, उनको पीरियड्स नहीं आते हैं या कुछ होते हैं। तो तब जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तब पता चलता है कि ये XY है, ये XY है। और इसके Y ने ये जो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर हम बोलते हैं, इस फैक्टर को नहीं सिक्रीट किया, इसलिए ये फीमेल बन गई, अन्यथा इसको मेल बनना था। तो ये एक तरह की गड़बड़ी होगी या नॉर्मल प्रोसेस? नो, ये एक तरह की जेनेटिक एबरेशन है। ऐसे बहुत सारे होते होंगे। हम लोग मेडिकल कॉलेज में हर महीने में एक एवरेज देख लेते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो ना स्त्री हुए ना पुरुष हुए। नहीं, वो स्त्री के जैसे ही बॉर्न बॉटअप होते दिखते हैं। कहो कि उनकी शादी भी हो जाती, कोई रियलाइज ही नहीं करता कि उनमें वाई था और उसने मुलेरियन। बहुत गंभीर मसला है ये तो। एक मतलब नहीं, गंभीर नहीं है ऐसा। मतलब ये ऐसे बहुत सारे जेनेटिक जो इस तरह से जो लोग होते हैं जिनकी शादी अगर हो जाती है तो वाइफ के रोल में तो नहीं आते होंगे। वो वाइफ के रोल में आएंगे बिकॉज मुलेरियन उनका वाई है, पर उनके वाई ने फीमेल, मैंने कहा कि जो हर भ्रूण है वो एक पोटेंशियल फीमेल है। वाई में आपने मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर से वो पोटेंशियल फीमेल को फीमेल बनने से रोक लिया तो आप मेल बन गए। उसमें वो पोटेंशियल फीमेल बनने से नहीं रोक पाया तो वो फीमेल बन गया। फीमेल बन जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, वो बड़े पीसफुल हैप्पी लाइफ्स लीड करते हैं। नहीं होंगे ना, मोस्टली नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि ऐसा कुछ। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कई बार पता भी चल जाता है, और कई मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता नहीं चलता, नेचुरल लाइफ लीड करते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट होगा हमारी इस श्रृंखला में बातचीत के लिए, क्योंकि मेरे मन में इसको लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम अब बात कर रहे थे माहवारी को लेकर, तो हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की बात करें। ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही
सेंसिटिव एक्सेस है, ये इमोशंस को सेंसिटिव होता है। मेरी आपकी लड़ाई हो गई तो अलग हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, अलग लेवल होंगे। मेरी आपकी दोस्ती है तो ये जो कंसेप्ट ऑफ ये जो सभी चीज़ें हैं ये ओवरीज के काम पे असर डालती है। इस दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें टेम्परेचर का भी बड़ा रोल रहता है। तो जहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, समझ रहे आप, पोल्स में, नॉर्थ पोल में, वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है और 6 महीने धूप रहती है, 6 महीने रात रहती है। तो वहाँ की महिलाएं जो है ना, वो मात्र धूप के महीनों में ही माहवारी होता है उनको। अच्छा, वो मतलब उनके साल भर नहीं होते? नहीं होते। ये सब नॉलेज लोगों को बिल्कुल नहीं दिया गया। नहीं मैंने मेडिकल लाइन में दिया गया होगा, हमें तो नहीं मालूम है, ना पढ़ाया गया ना बताया गया। वहाँ पे बिल्कुल जो सनी डेज होते हैं उनमें उनको माहवारी होते हैं और जो डार्क डेज होते हैं उनमें उनको माहवारी नहीं होते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है। देखिए हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी होती, ठंडी में। तो किसी का अगर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस बहुत सेंसिटिव होगा ना, तो वो इस टेम्परेचर वेरिएशन को भी सेंसिटाइज कर लेगा और उसको भी कई बारी रिस्पॉन्ड करेगा। तो कई बारी ऐसे महिलाएं आएंगी जो आपको बोलेंगी कि विंटर्स में मेरे को 10-10 दिन, 12-12, 14 दिन चढ़ के महीना आ रहा है। आप अगर उनको बहुत पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको कमोवेश ऐसा हर विंटर में हो जाता है। लेकिन सामान्य साइकिल क्या है माहवारी का? हाँ, माहवारी नाम है, बहुत इंग्लिश में मंथली बोलते थे बहुत ही आपने मतलब जिसको बोलते हैं ना मुद्दे की बात कही, और इस पे हम थोड़े से लेट आएंगे। इससे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आदमी खुश रहता है ना, ये जो एक्सेस होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, ये बहुत अच्छे से काम करती है और हमारे पूर्वजों ने इसको समझा होगा और इसीलिए ये हनीमून का कंसेप्ट आया। अच्छा, ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि कई बारी ना हमारे पास कपल्स आते हैं जो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप उनकी सारी जांचें कर लो, आपको पता चलेगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर जब आप उनसे बात करो तो समझ में आएगा कि हस्बैंड बहुत रात तक बाहर बेचारे काम करते हैं। आजकल आपको पता है बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं और वाइफ घर में अपने सास ससुर के बीच में बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती है। तो इनके बीच में एक कसाव, एक टाइटनेस बना रहता है। तो जब हम इनको एडवाइस करते, सुनो मैं तो बड़ी इस मामले में, आप तो मेरे को जानते हो, मैं आपकी बहन, मैं तो सोचती हूँ ज़िंदगी एक मिली है, फुल जीना है। तो मैं उनको बोलती हूँ, सुनो तुमने सब कुछ कर लिया, 10 डॉक्टर के इलाज ले लिए, मेरे पास भी आ गए, मेरे को भी फीस दे दिया तुमने, अब मेरा प्रिस्क्रिप्शन मानो। बोले क्या है मैडम? 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और पचमढ़ी चले जाओ, अमरकंटक चले जाओ, बिल्कुल घर की बातें मत करना, मम्मी पापा, काम, नौकरी, ये सब कुछ नहीं करना। बहुत आप सोचो कि हमारे पूर्वजों ने कैसे रियलाइज़ किया होगा कि जब ये खुश रहते हैं। आप कई बार सुनेंगे कि फलाने के पास बच्चा नहीं था और उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। हम लोग अक्सर देखते हैं गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उनके खुद की प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा हो गया। यस, बहुत सुना हुआ है। तो आपने सुना होगा, हमारे पास तो अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। इट इज़ नथिंग। वो पहले इतना स्ट्रेस करते थे कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो उनकी पूरी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस थी ना, वो गड़बड़ा जाती थी। जब वो एक बच्चा गोद ले लेते हैं तो उनके ऊपर से वो स्ट्रेस हट जाता है, उनके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, बहुत एक चुलबुला एटमॉस्फेयर हो जाता, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाते। वो जो एक्सिस में नॉर्मल से हट के बिहेव करने का एक जो उनके ऊपर एक तोहमत होती है कि बच्चा नहीं हो रहा है, वो जो हट जाता ना, तो वो एक्सिस नॉर्मल काम करने लगती है और ओवरीज नॉर्मल काम बहुत करने साइंटिफिक लगती बात बता रही हैं आप ये। बिल्कुल, इट इज ऑल साइंस। इसलिए आपने मुझसे पूछा ना बहुत सारे तौबा, अरे तौबा तौबा, ये सब बातें मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि दिस इज ऑल साइंस। और ये साइंस को कुछ चीज़ों को मान के चलना, जैसे हनीमून के कंसेप्ट को हमें मान के चलना। और हनीमून एक बार नहीं मनाना यार, साल में 4 बार मनाना, जिंदगी भर मनाना।
तो अगर जिंदगी में मनाएंगे तो हर साल बच्चा नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए क्यों हनीमून खुश मनाए रहने के लिए भाई? मनाना है। अगर खुश रहने के लिए बनाना है, क्योंकि बच्चे ही अकेले पैदा थोड़ी करना, हार्ट को भी अच्छा रखना है, मैं थोड़ा दिमाग छेड़ रहा को छेड़ लो भैया, आप छेड़ लो। पर भाभी मेरे से बोलेगी, आप, मेरे नंद ने अच्छी बात बताई कि बिल्कुल, साल में 4 बार हनीमून बनाना चाहिए, पर बनाना चाहिए। अब ये तो हो गया ऊपर वाला एक्सेस। अब नीचे वाला एक्सेस से आपको समझ में आएगा। ये ऊपर वाले ये डिस्कशन को हम आज कंटिन्यू करें या नेक्स्ट टाइम? नहीं, मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, लेकिन इस डिस्कशन को बहुत लंबा सा हमें, मतलब मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से जारी रखूंगा। जारी रखें। मेरे छोटे छोटे सवाल आपसे हैं कि मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है? देखिए, एक होता है मिनार्क, यानी कि रजस्वला। जिस समय हमें पहली बार माहवारी आती है उसको हम मिनार्क या रजस्वला बोलते हैं। इंडियन बच्चों की अगर देखें तो ये 10 to 14 इयर्स के बीच में ऑन एन एवरेज। पहले ये थोड़ा लेट था, 12 and 16 या 14 था, पर आजकल थोड़ा सा प्री हो गया। हाँ, थोड़ा सा प्री हुआ। इसका एक रीज़न तो ये है कि न्यूट्रिशन, खासकर हमारे आपके टाइप फैमिलीज़ में न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगी। एक बहुत बड़ा रीज़न अभी आपको जो समझ में आई, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इस एक्सिस पे हम जिस तरह के वातावरण, टीवी, मोबाइल, इस सब के माध्यम से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसकी जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसमें भी असर आ रहा है। मैं गलत हो सकती हूँ, पर मुझको पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि इसके कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, क्योंकि आजकल हमें पता है कि दूध में गाय को ऑक्सीटोसिन और ये सब हार्मोन्स लगाते हैं। हालांकि ऑक्सीटोसिन बहुत ही हीट लबाइल हार्मोन है, यानी कि ये गर्म करने से ख़त्म या ख़राब हो जाता है। पर ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये मात्र न्यूट्रिशन से इफ़ेक्ट करता है या किसी और तरीके से इफ़ेक्ट करता है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। इसमें बहुत शायद रिसर्च होने की ज़रूरत है। पर मैंने देखा है जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं ना, उनको भी थोड़ा से पहले पता नहीं क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है। 10 से 14 के बीच में हो जाना चाहिए, इससे पहले नहीं होता। होता है। उसको फिर हम प्रीमेच्योर मिनार्क बोलते हैं। फिर उसके अलग कॉजेज़ होते हैं। मिनार्क का कुछ फंक्शंस होता है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रीमेच्योर मिनार्क से क्या दिक्कत होगी। और उसी तरह से एक हमने नीचे एक लाइन काटा है कि भाई 16 तक हो जाना चाहिए। तो अगर किसी को 16 तक नहीं होता तो हम फिर उसको जांचें करवाना शुरू करते हैं कि इसको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे, एक MRKH सिंड्रोम होता है। MRKH सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे जननांग है वो बड़े एक प्रिमिटिव स्टेज में रुक जाते हैं, ठीक, परंतु हमारा ओवरीज जिसका कि डेवलपमेंट एक अलग जगह से होता है, वो मोटा मोटी ठीक ठाक काम करता है शुरुआत में, भले ही बाद में ना करें। तो ये लड़कियां लड़की टाइप तो बन जाती, पर इनको पीरियड्स नहीं आते और इनके पास जीवनदानी भी नहीं होता है, सिर्फ वजाइना भी मोस्टली नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं जीवनदानी का रास्ता, वो भी मोस्टली नहीं होता है। और मेडिकल कॉलेज में बैठ के हम लोग हर हफ्ते ऑन एन एवरेज एक MRKH के पेशेंट देख लेते हैं। तो इस तरह के जेनेटिक एबरेशंस होते हैं। तो इसलिए हम 16 के एज तक अगर किसी को मिनार्क नहीं हुआ, तो अगर नहीं हो रहा है किसी को, तो फिर उसको करेक्ट किया सकता, ठीक किया सकता है। जैसे ये MRKH है, इनको नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली उनको काउंसलर, ये XY वाला जो आपने शुरू में बताया था वो नहीं, ये इससे अलग है। ये नॉर्मल जेनेटिक पैटर्न है, ये XX वाले हैं, लड़की वो है लड़की। हाँ। परंतु इसका जो तो ये माँ बाप को मालूम हो जाता है कि मेरी लड़की जो है उसको माहवारी नहीं हो रहा है, मेरी लड़की जो है वो उसको बच्चादानी जीवनदानी नहीं है उसके, तो वो शादी के योग्य नहीं है। नहीं, फिर ना हम ऐसा नहीं करते हैं। हम नहीं, आप मेडिकल मैं जनरल या तो शादी के पहले माँ बाप बता दें, अब वो पति उसका लगा रहेगा, देखिए बस पूजा पाठ बस भैया, मैंने क्या बताऊं, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। क्या होता है कि हम ना लड़की को
अक्सर ना ऐसे लड़कियों की गांव में आपको पता है गौना होता है ना? पहले शादी होती है, पहले गौना होता है। तो गौना, शादी हो गई, अब पता चला 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, गौना ही नहीं हुआ क्योंकि माहवारी नहीं हुई। 20 साल हो गए तो पति के घर में चली गई, पति को लगा भैया ले आए, घर का ही काम करेगी। 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, तब हमारे पास आए। और कई तो बताती भी नहीं है, बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है। हाँ, पता नहीं चलता है, आप समझ रहे हो। तो हम ना एक ही उनकी काउंसलिंग करते। पहले अगर हमें पहले पता चल जाता है शादी के पहले, तो हम माँ बाप भाई सबको बताते कि इस बच्ची को पाँव पे खड़ा करो। कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी और मैंने शुरू में बहुत दुखी हो रही थी, मैं क्या करूं। मैंने बोला उसके, तू दुखी क्यों हो रही, तेरे पास बीएससी कर रही है, फाइनल ईयर है बीएससी उसका। तो मैंने कहा तू मेरे पास 2 साल बाद आना और मुझे तब अच्छा लगेगा जब तू आके बोलेगी कि तू अपने गांव की सरपंच बन गई है। तेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, मेरे ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपने आप मतलब, तो उसको आप स्वावलंबी बना रहे हैं। हाँ, स्वावलंबी। शादी के पहले नहीं बताएं, अगर वो लड़की नहीं बताती है, जबकि लड़की को मालूम होता है कि मेरे अंदर ये कमी है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा होना जरूरी ही है। नहीं, उसको जब हम बताते हैं तभी पता चलता है। आपने 16 साल में 17 साल में अगर उसका मासिक धर्म नहीं हुआ, तो हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि प्लीज आप इस बात को, बड़े अच्छे फैमिलीज, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे फैमिलीज में हम बताते हैं पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि इस बच्चे को MRKH है, बावजूद इसके ये लड़के वालों को बिना बताए शादी कर देते हैं। दैट इज चीटिंग मेरे ख्याल से। ये चीटिंग है, दिस इज चीटिंग।